हेलो एवरीवन। सो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एक बहुत ही रीसेंट डेवलपमेंट के बारे में, विच इज़ इंडिया यूएस टैरिफ्स। तो अभी आपको पता होगा कि कल डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के ऊपर 25% टैरिफ लगा दिया है और कुछ एडिशनल पेनल्टीज जिसके बारे में ज़्यादा बोला नहीं है वो भी लगाया है, बिकॉज इंडिया इज़ बाइंग रशियन ऑयल एंड रशियन इक्विपमेंट्स। तो अब इसके ना जो स्टैट्स है उसके ऊपर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा, बिकॉज दैट यू कैन गेट इट ऑन द इंटरनेट। मैं इसके ह्यूमन एस्पेक्ट्स के ऊपर ज़्यादा बात करूँगा, विच इज़ ट्रंप ऐसा टैरिफ क्यों लगा रहे हैं, उनका लॉन्ग टर्म प्लान क्या है। एंड ट्रस्ट मी, लॉन्ग टर्म प्लान उनका काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट और ईविल है, आई वुड रादर से। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो पहले जो चीज़ हम करने वाले हैं वो समझने वाले हैं कि भाई टैरिफ होता क्या है और इस केस में कैसे लगाया जा रहा है। सो टैरिफ अगर आप समझने की कोशिश करें तो एक एग्जांपल से समझते हैं। लेट्स से यूएस में कोई दो लोग हैं, ए एंड बी। ए स्मार्टफोन बेचता है जो कि लेट्स से टोटली मैन्युफैक्चर्ड इन द यूएस है। अब क्योंकि वो यूएस में बना हुआ है तो वहाँ का लेबर यूज़ करेंगे विच इज़ हाईली कॉस्टली। तो वो क्या करते हैं, उसका जो लेबर यूज़ करते हैं उसमें कॉस्ट ज़्यादा आता है। लेट्स अज्यूम वो जो फ़ोन बेचता है वो $100 का बेचता है। लेट्स से देयर इज़ अनदर पर्सन बी जो कि फ़ोन बेचता है लेकिन वो यूएस में नहीं बनाता है, वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। अब क्योंकि इंडिया से इंपोर्ट किया गया है, वहाँ पे फ़ोन तो सस्ते बनते हैं, तो लेट्स अज्यूम वहाँ $10 में फ़ोन बन के $5 में एक्सपोर्ट होकर यहाँ पहुँच जाता है। तो अब ए जब फ़ोन बेचता है तो वो $100 का बेचता है, लेकिन जब फ़ोन बी बेचता है तो वो सिर्फ $15 का बेचता है। लेट्स अज्यूम कि दोनों स्पेसिफिकेशन सेम है। अगर वहाँ का एक अमेरिकन नागरिक है जिसको फ़ोन खरीदना है, वो कौन खरीदेगा? ऑब्वियसली अगर स्पेसिफिकेशन सेम है तो वो अमेरिकन फ़ोन नहीं खरीदेगा, ए से फ़ोन नहीं खरीदेगा, बी से खरीदेगा। अब ये तो समझ में आता है। तो टैरिफ कैसे काम करता है? यहाँ ट्रंप साहब कहते हैं कि भाई हम जो है सो जो भी इंपोर्ट कर रहा है इंडिया से, विच इज़ पर्सन बी ओवर हियर, उसको बोलेंगे कि भाई तुम जब भी इंपोर्ट करते हो हमको $120 तुम्हें देना पड़ेगा। इसका मतलब जो पहले फ़ोन $15 में हो रहा था वो 120 प्लस 15 अब $135 में बिकेगा, क्योंकि भाई बी तो अपने पॉकेट से वो $120 तो देगा नहीं। अब क्या होता है, आपको समझने की ये ज़रूरत है कि ये कंज्यूमर जो है, अमेरिकन कंज्यूमर जिसको लास्ट में फ़ोन खरीदना है, उसके हित में ये है ही नहीं। क्यों? क्योंकि पहले क्या हो रहा था, वो $15 में वही चीज़ ढूंढ रहा था और ले रहा था। अब क्या है, अब क्योंकि वो ए से खरीदेगा, क्योंकि $135 तो वो नहीं देगा सेम स्पेसिफिकेशन के लिए, अब उसको $100 देने पड़ते हैं। तो ये जो कंज्यूमर है उसके लिए ख़राब है। तो हु बेनिफिट्स आउट ऑफ इट? देयर इज ओनली वन पर्सन हु बेनिफिट्स। लेट्स से टू ओवर हियर। ए क्योंकि उसके अब फोन्स बिक रहे हैं, बट मोस्टली द यूएस गवर्नमेंट। तो ये बेसिकली है टैरिफ का ओवरऑल एम। तो 25% टैरिफ तो लग गए हैं और कुछ पेनल्टीज भी लगी हैं, बिकॉज इंडिया रशिया से ऑयल भी बाई करता है और वेपन्स भी बाई करता है। बट देयर इज वन मोर थिंग ओवर हियर दैट वी नीड टू अंडरस्टैंड। इंडिया और यूएस का ट्रेड बहुत ज़्यादा है, इट्स ऑलमोस्ट 190 बिलियन, और इंडिया के पास एक ट्रेड सरप्लस है, विच मीन्स ऑलमोस्ट 42 बिलियन का प्रॉफिट होता है जब भी इंडिया और यूएस ट्रेड करते हैं। एंड दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट दैट द यूएस डज नॉट लाइक। वो चाहता है कि अब इंडिया के साथ ट्रेड थोड़ी इक्वालिटी पे हो, उसके अकॉर्डिंग। उसे लगता है कि इंडिया ट्रेड में ज़्यादा बेनिफिट करता है, इसीलिए वो इंडिया को बेसिकली, डोनाल्ड ट्रंप इंडिया को टैरिफ किंग और टैरिफ अब्यूज़र भी कहा है। और जो सेकेंड इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है ब्रिक्स। ट्रंप को ब्रिक्स बिल्कुल भी पसंद नहीं है, क्योंकि ब्रिक्स का एक उन्होंने बना के रखा है, या फिर उनको ऐसा लगता है कि वो जाके डॉलर की जो हेजेमनी है उसको ब्रेक करना चाहता है। हाँ, कुछ ऐसी बातें तो हो रही थी, बट मुझे ज़्यादा कॉन्क्रीट एविडेंस मिला नहीं कि ऐसा कुछ हो रहा है एट दी एंड। अब बात करते हैं कि इंडिया ने इस टोटल सिचुएशन पे रिस्पॉन्ड किया है। ऑब्वियसली अगर थोड़े से हम लोग बस कमेंट्स देखें तो ज़्यादा कुछ तो हुआ नहीं है, बट व्हाट दे वांट टू से इज ऑन द इंडियन साइड कि हम ट्रेड नेगोशिएशंस पे बात कर रहे हैं, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। ट्रेड के ऊपर बात चल रहा है, नेगोशिएशंस हो रहे हैं ट्रेड डील के लिए, लेकिन अभी तक ज़्यादा ख़त्म चीज़ें नहीं हो पाई हैं, बिकॉज कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं। क्या प्रॉब्लम्स है? बहुत सिंपल है। यूएस चाहता है कि हम अपने डेयरी और एग्रीकल्चर सेक्टर को खोलें। क्यों? क्योंकि यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है और उनकी जो डेयरी और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं उसको यहाँ पे इजीली बेचा जा सकता है। रीज़न बीइंग कि वो लोग काफ़ी स्केल पे चीज़ें करते हैं। दिक्कत ये है कि इंडिया में बहुत सारे फार्मर्स हैं और जो पेजेंट्स हैं, फार्मर्स हैं मोस्टली यहाँ पे, और लेबरर्स हैं, इनके पास ज़्यादा पैसा नहीं होता है, विच मीन्स ये लोग अपनी जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जांपल डेयरी प्रोडक्ट्स और फार्म प्रोडक्ट्स, इनको बेच के ही पैसा कमाते हैं। और अगर हम अपने जो डेयरी प्रोडक्ट्स हैं और फार्म प्रोडक्ट्स हैं, इस पर ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस जो भी है लगा रखा है वो हटा दें, तो यूएस में जहाँ पे लोग स्केल पे चीज़ें मैन्युफैक्चर करते हैं वो इंडिया में बेच पाएंगे, और इससे बहुत सारे मिलियंस ऑफ पीपल की लाइवलीहुड खतरे में आ सकती है, मोस्टली द फार्मर्स एंड द लेबरर्स। इसीलिए
जो इंडिया में है हम लोग ज़्यादा इस सेक्टर को नहीं खोलते हैं। और तो और इंडिया ने एक्चुअली कुछ चीज़ों पे टैरिफ कम किया है, फॉर एग्जांपल विस्की एंड मोटरसाइकिल्स। हार्ले डेविडसन के बारे में ट्रम्प बहुत बात करते थे पहले। आई थिंक दैट इज समथिंग दैट हैज़ ऑलरेडी बीन कवर्ड राइट नाउ। अब बात करते हैं वो डील्स के बारे में जो कि यूएस ऑलरेडी कर चुका है। इसको अगर आप देखें तो वो उन कंट्रीज़ के साथ हुआ है जो कि मोस्टली उसके फ्रेंड है, फॉर एग्जाम्पल साउथ कोरिया या फिर जापान या फिर यूके, EU और कुछ डेवलपिंग कंट्रीज़ लाइक इंडोनेशिया हो गया और वियतनाम। सो दीज आर द टू टाइप्स ऑफ कंट्रीज, डेवलपिंग एंड डेवलप्ड कंट्रीज। अब इसमें ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ समझने की है कि जो दोनों के टाइप के साथ डील्स हुए हैं वो डिफरेंट है। फॉर एग्जाम्पल जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं इनको ज़्यादा टैरिफ देना पड़ रहा है, एंड द अदर इंपॉर्टेंट थिंग इज इनके एक्सेसेस भी ज़्यादा है। मतलब यूएस जो है इन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस चाह रहा है ताकि वो ऑटोमेटिकली बहुत ईजिली अपने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो बेच पाए। इनफैक्ट आई विल गो टू द एक्सटेंट ऑफ सेइंग कि वियतनाम में उनको ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला है, दैट इज टू द अमेरिकन, वो कि बहुत बड़ी बात है। लेकिन एक सेकंड कैटेगरी है विच इज़ द डेवलप्ड कंट्री। अब इसके साथ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग केस है। अगर आप इसमें यूके को हटा दो जिसको 10% पर ही सब काफ़ी सारी चीज़ें मिली हैं, इसमें बेसिकली 3 कंट्रीज़ आती हैं, 2 कंट्रीज़ आती हैं और एक लेट्स से यूनियन आता है। यूनियन में आ गया EU और कंट्रीज़ में आती है जापान और साउथ कोरिया। अब एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है समझना, इनसे 2 चीज़ें ली गई हैं। इनको टैरिफ तो बहुत कम देने पड़ेंगे विच इज़ जस्ट 15%, लेकिन बाकी सब फॉर एग्जांपल जो डेवलपिंग कंट्रीज़ में 20% के आसपास है, टैरिफ तो इनके पास कम है विच इज़ 15%, लेकिन इनको 2 कंसेशंस करने पड़ रहे हैं। वन इज़ इन्वेस्टमेंट। इसके ऊपर मैं थोड़ा बात करना चाहता हूँ। यूएस कह रहा है स्पेसिफिकली ROK विच इज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया और जापान को और EU को कि भाई आप लोग को हमारे इकोनॉमी के अंदर hundreds of billions of dollars पंप करना पड़ेगा विद इन द नेक्स्ट 3 years और 4 years और 5 years। अब इसके पीछे ना बहुत इंपॉर्टेंट रीज़न है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो कंट्रीज़ हैं ROK विच इज़ रिपब्लिक ऑफ कोरिया, साउथ कोरिया, जापान और यूरोपियन यूनियन, ये समझना पड़ेगा कि ये लोग अभी डेवलप कंट्रीज़ हैं, इनके पास पैसा ज़्यादा है पर इनके पास ज़्यादा मैन पावर नहीं है। स्पेसिफिकली आप जापान और साउथ कोरिया की बात करो क्योंकि ये लोग एज सोसाइटी है। इसका मतलब इनके पास पैसा ज़्यादा है लेकिन इनको अपने अंदर अपने कंट्री के अंदर इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटीज़ इसीलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा डेमोग्राफिक्स नहीं है, लोग बूढ़े हो चुके हैं। अब यूएस क्या करता है? यूएस कहता है कि भाई अब तुम्हारे पास ज़्यादा डेमोग्राफिक्स है नहीं लेकिन पैसा ज़्यादा तुम्हारे पास है, एक काम करो तुम इन्वेस्ट करो हमारी कंट्री में। अब आपको ये सोचना चाहिए कि भाई यूएस भी तो डेवलप्ड है तो उसके पास ज़्यादा बूढ़े लोग नहीं है क्या? डेफिनेटली है, लेकिन वो इमिग्रेशन के थ्रू उस प्रॉब्लम को सॉल्व करता है। एक यंग कंट्री बना रहता है थ्रू बाई फोर्स। तो अब क्या है, वो कहता है कि हमारे यहाँ पे विच इज़ इनसाइड द यूएस आप hundreds of billions of dollars इन्वेस्ट करो। ओके, उससे फ़ायदा ये होगा कि ये क्योंकि ये डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं, फॉर एग्जांपल जापान और ROK, ये लोग जो लोन्स देंगे ये बहुत ही कम इंटरेस्ट पे देंगे और लॉन्ग टर्म देंगे। ये हमेशा उनके लिए फ़ायदेमंद होता है जो कि बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं। एंड एज यू नो यूएस इज़ अ कैपिटलिस्टिक कंट्री विच मीन्स अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इन द यूएस जब लोन्स इतने सस्ते होंगे तो बहुत सारे बिजनेसेस खुलेंगे, तो बहुत सारे जॉब ओपनिंग्स होंगी और ऑब्वियसली जो इकोनॉमी है इनकी काफ़ी अच्छी जाने वाली है। तो बेसिकली ये पूरा आइडिया है यूएस का। तो और ये लोग जो फॉर एग्जांपल जापान है और साउथ कोरिया, ये लोग इजीली लोन इसीलिए दे पाएंगे क्योंकि इनके पास उतना ज़्यादा लोग हैं ही नहीं इन्वेस्ट करने को। बट ये तो एक पॉइंट है, बट जो दूसरा पॉइंट है वो आपको डेफिनेटली चौंका देगा। ये कहता है, यूएस कहता है इन कंट्रीज़ को, मोस्टली जो डेवलप कंट्रीज़ हैं, कि आप हमारा ऑयल खरीदें। अब आप सोच रहे हो कि यार यूएस कब से ऑयल बेचने लगा? वेल, ऑयल बेचता है आफ्टर द शेल रेवोल्यूशन। तो शेल रेवोल्यूशन में क्या हुआ कि यूएस ने अपने ही कंट्री के अंदर काफ़ी सारा ऑयल ढूंढ लिया। लेकिन एक प्रॉब्लम आ रही है जो आपको समझने की ज़रूरत है। देखिए, अब जो वर्ल्ड है, स्पेसिफिकली इंडिया टाइप के डेवलपिंग कंट्रीज़, वो समझ चुके हैं कि अब ऑयल के अल्टरनेटिव्स ढूंढने पड़ेंगे क्योंकि अब जो है सोलर पावर हमारे लिए एक बहुत ही वायबल सोल्यूशन बन के निकल रहा है। इनफैक्ट इंडिया ने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है इन सोलर एनर्जी और इसके ऊपर कभी एक दूसरा वीडियो बनाऊंगा। तो अब क्या है कि पूरी वर्ल्ड जो है कुछ साल में सोलर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, विच मीन्स हमारे पास अब ऑयल की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी। अब ऑयल की अगर रिक्वायरमेंट नहीं रहेगी तो इससे नुकसान किसका होगा? जनरली उन कंट्रीज़ का जिनके पास ऑयल ज़्यादा है। और रिमेंबर, किसने अभी ऑयल ढूंढा है? यूएस ने। तो वो चाहता है कि यार जब तक ऑयल की रेलेवेंस बाकी है, विच इज़ आई वुड से 1 decade और लेट्स एट द मैक्स 2 decades, अपने जितने भी ऑयल है मैं ये बेच के उसको पैसे में कन्वर्ट कर दूँ ताकि मेरे पास वो पैसा मैं अपने बिजनेसेस में लगाऊँ, विच अगेन विल मेक अस रिचर, विच इज़ यूएस रिचर। और उसके बाद वो और इमिग्रेशन करेंगे, दे विल स्टे यंग एंड दे विल स्टे रेलेवेंट। बेसिकली ये प्लान है।
अब इसके साथ दिक्कत ये है कि इंडिया ये चीज़ समझता है, इसीलिए वो अभी अपने लिए भी, फॉर एग्जांपल आप समझना पड़ेगा, वो भी रशिया से ऑयल अभी जल्दी इसीलिए खरीद रहा है कि उसके पास भी डेमोग्राफिक प्रॉब्लम है। देखो हम एज इंडिया हम लोग यंग है, आई टोटली अग्री, बट ये यूथ जो चीज़ें हैं ना, ये डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं, ये ज़्यादा दिन नहीं रहती है। वी हैव अ विंडो ऑफ 2 to 3 डेकेड्स। और जब भी आपकी कंट्री यंग होती है, अगर आपको डेवलप करना है तो यही टाइम होता है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा बूढ़े लोग होते नहीं हैं जो कि ज़्यादा जिनको आपको पेंशन देना पड़ेगा। एट द सेम टाइम ये लोग काम भी कर सकते हैं, बट व्हेन यू आर यंग यू आर ऑल्सो एनर्जी हंग्री। मतलब जो अगर इंडिया यंग है, यहाँ पे पोटेंशियल ज़्यादा है, तो यहाँ पे ऑयल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होगी, विच मीन्स हमें ऑयल सस्ता चाहिए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। द वे US कंट्रोल्स एवरीवन इज बाई कंट्रोलिंग द सोर्सेस ऑफ ऑयल। हमेशा याद रखना, उसने वेनेजुएला को ख़त्म कर दिया, उसने ईरान के ऊपर हज़ारों सैंक्शंस लगा दिए, पता नहीं कितने। क्यों किया? क्योंकि वो लोग ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं। और उसके बाद अरब एरियाज़ में, सऊदी अरेबिया में और बाकी सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ में उसका कितना रेलेवेंस है आपको ऑलरेडी पता है। और जो बाकी के ऑयल सोर्सेज थे, विच इज़ रशिया इन दिस केस, उसके ऊपर किस तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं, टू वट एवर मीन्स आपको पता है। तो बेसिकली वो क्या करता है, द US दे ट्राई टू कंट्रोल द सोर्सेस ऑफ ऑयल, ताकि जो डेवलपिंग कंट्रीज है वो इतना ज़्यादा भी डेवलप नहीं करे यूजिंग द चीप ऑयल। तो ये है पूरा डायनेमिक्स ऑफ ऑयल। और इनफैक्ट एक और चीज़ जो बहुत फनी थी, जो मैं बोलना भूल गया, वो है कि अगर आप देख रहे होगे सऊदी अरेबिया अब कुछ हद तक लिबरलाइज हो रहा है, वहाँ पे प्रोग्रेसिव पॉलिसीज़ आ रही हैं। आपको पता है इसका रीज़न क्या है? रीज़न अगेन वही है कि आज तक वो लोग जो है सो बिना कुछ किए ही इतना रिच क्यों हो पाए, क्योंकि उनके पास ऑयल था, ऑलमोस्ट लाइक इनफाइनाइट ऑयल था। लेकिन अब क्या हो रहा है कि अब ऑयल के ऊपर डिपेंडेंस एज आई सेड कम हो रही है, तो उनके पास अब दूसरे सोर्सेस नहीं हैं जिससे वो पैसा कमा सकते हैं। द ओनली पॉसिबल वे इज़ टू बिकम लाइक एनी अदर कंट्री, विच इज़ टू मेक श्योर यू इन्वेस्ट इन योर यंग पॉपुलेशन, ताकि वो लोग स्किल्ड हो सके और उसके बाद वो लोग भी रेलिवेंट हो सके टू द एंटायर वर्ल्ड। आज तक तो बस ऑयल बेच के वो लोग अपने लोगों को सरकारी जॉब पे रखते थे और उनको हेफ्टी सैलरीज देते थे, और बाकी का जो भी मीनियल काम था और ये बाकी सारा काम ये बाकी दूसरे कंट्री के लेबर से करवाते थे। बट दिस स्टोरी इज़ गोइंग टू चेंज नाउ, बिकॉज अब कंट्रीज लाइक इंडिया और चाइना के पास, स्पेसिफिकली इंडिया के पास सोलर पावर आ चुका है, एंड दे नो एंड दे आर एक्चुअली इन्वेस्टिंग इन दैट। और एक लास्ट में एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इनफैक्ट मोर इंटरेस्टिंगली, अभी एक बहुत ही रीसेंट न्यूज़ आया है जहां ट्रंप ने कहा है कि वो पाकिस्तान के साथ ऑयल ड्रिलिंग करेंगे और उसके बाद जो उसमें ऑयल निकलेगा, उनके लार्ज इंडस रिवर बेसिन के जो आसपास में ऑयल मिला है उनको, वो ऑयल को इंडिया में बेचेंगे। वाइल ठीक है, बेचना है तो बेच सकते हो, बट द ओनली थिंग इज आई एम नॉट रियली श्योर कि हम लोग कितना ऑयल खरीदेंगे एंड दैट रशिया विल लाइक इट और नॉट। व्हाट इज़ द वे फॉरवर्ड? अकॉर्डिंग टू मी वे फॉरवर्ड इज़ बहुत सिंपल। आपको बेसिकली क्या करना है कि आपको जैसे चीज़ें चल रही है वो चलते ही रहने देना है। मेरे अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने आपको कहा है कि इंडिया और US के बीच में एक ट्रेड डील साइन होने वाला है, होपफुली बाय द एंड ऑफ दिस ईयर। उसके बाद टैरिफ्स कम आने वाले हैं, और बीइंग अ कंट्री लाइक इंडिया वी आर नॉट गोइंग टू 100% ओपन आवर डोमेस्टिक मार्केट लाइक वियतनाम ने किया और ऑलमोस्ट फिलीपींस और इंडोनेशिया ने किया। ऐसा हम नहीं करने वाले हैं, बिकॉज वी हैव आवर ओन प्रायोरिटीज़। हम अपने फार्मर्स और लेबरर्स के लाइवलीहुड के साथ खेलने वाले नहीं हैं। इसका मतलब हम लोग ऑलरेडी उनका जो भी प्रॉब्लम्स है, स्पेशली व्हेन इट कम्स टू लाइवलीहुड, वो देखने वाले हैं। वी आर डेफिनेटली गोइंग टू मेक श्योर दैट वी आर स्विचिंग टू द सोलर एनर्जी एज फास्ट एज पॉसिबल, बिकॉज वी नो हाउ दिस एंटायर थिंग वर्क्स। एंड लास्टली आई ऑल्सो बिलीव कि हमें अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी को मेंटेन करके रखना पड़ेगा। ऑब्वियसली रशिया ने हमारा उस समय हेल्प किया था जब US ने, अगर आपको याद होगा कि 1972 में जब हम बांग्लादेश को अलग कर रहे थे, उस समय क्या सिचुएशन हुई थी, US किसके साइड था और रशिया किसके साइड था। सो वी शुड नॉट forget our past, because if we forget our past, the past is going to repeat itself. Obviously I think ये काफ़ी अच्छा डिस्कशन रहा आज का। प्लीज़ feel free to write your opinion in the comment section below. I hope you liked my video. If you like my video, please like and subscribe. Thank you very much and